हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो हम इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन शॉर्टेज के बारे में जानते हैं, जिसके पीछे जो इंडिजिनस प्रोग्राम्स हैं उनमें हो रही डिले तो एक बड़ा कारण है ही, साथ ही साथ एमआरएफए जैसे इंपॉर्टेंट प्रिक्योरमेंट प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ना हो पाना भी एक बड़ा कारण है। तो इंडियन एयरफोर्स भी सिचुएशन को समझ रही है और अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही है जिनके हिसाब से जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो इस ईयर के एंड तक अनाउंस करी जा सकती है, जिसके बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी रिलीज किया जा सकता है। तो इंडियन एयरफोर्स अभी काफ़ी टाइट सिचुएशन में है और एमआरएफए एक तरीके का सहारा है जो कि आने वाले 2-3 सालों में तो कुछ नहीं कर पाएगा, पर 5 सालों में इंडियन एयरफोर्स को सपोर्ट कर सकता है एज एन इंटरिम सॉल्यूशन बनकर तिरस मार्क 2 और एएमसी से पहले। वहीं पर जो तिरस मार्क 1 का जो सर्विस इंडक्शन है ये आने वाले कुछ दिनों में चालू होने वाला है। तो जब बात एमआरएफए की आती है तो इंडियन एयरफोर्स 114 एयरक्राफ्ट चाहती है और 114 एयरक्राफ्ट एक बार में प्रिक्योर करना मतलब $20 बिलियन से ज़्यादा का यहाँ पर खर्चा है। और जो प्रीवियस MMRCA कंपटीशन था जिसमें खाली 36 रफाल ही लिए गए थे, उसके पीछे बड़ा कारण यही था कि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं थे कि एक बार में 126 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएं। और ये चीज़ उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ने सीधे सीधे कही थी। तो क्या सिमिलर इशू की वजह से ही एमआरएफए को बार बार पुश किया जा रहा है? तो अगर ऐसा है तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव या बेटर ऑप्शन एग्जिस्ट करता है जिसको ऑप्ट किया जा सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग ऑफर को समझने की कोशिश करेंगे जो कि पहले सेंस नहीं बनाता था पर अब बना रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्वीडिश ग्रिपिन ई फाइटर की, जो कि ग्रिपिन का ही एक एडवांस वर्जन है और साब द्वारा इंडिया को ऑफर किया गया है। तो साब इन प्लेटफॉर्म को इंडिया को बेचने के लिए बहुत ही ज़्यादा कीन है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा पैसा लगा है और इनके प्रॉपर एक्सपोर्ट हुए नहीं हैं, जिसकी वजह से अगर इनको ये बड़ा ऑर्डर मिल जाता है तो साब के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी राहत की सांस होगी। लेकिन परेशानी यहाँ पर यह है कि ये एयरक्राफ्ट डिसेंट तो है पर कम्प्लीटली स्वीडन द्वारा नहीं बनाया गया है। यहाँ पर कई ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि इंपोर्ट किए गए हैं और इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑल दो लोकल प्रोडक्शन इन सिस्टम्स का स्वीडन में ज़रूर होता है। तो अगर हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करेंगे इन फाइटर्स को लेकर तो स्वीडन हमें सब कुछ प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। साब का जो ऑफर है वो ये है कि वो एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल बेस तक तैयार कर देंगे इंडिया में, जो कि ग्रिपिन फाइटर के अराउंड होगा और यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर तो किए ही जाएंगे, साथ ही साथ जो अपग्रेड्स हैं, मॉडर्नाइजेशन पैकेज है, उनको भी यहाँ पर डिज़ाइन किया जाएगा स्पेशली इंडिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो इस फाइटर को पूरी तरीके से इंडिजनाइज करना चाहते हैं इंडिया में, और जिस तरीके के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वो बात कर रहे हैं उसके हिसाब से इंडिजिनस वेपन्स, एवियोनिक्स सब इन फाइटर प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट करने में परेशानी नहीं आएगी। साथ ही साथ स्वीडन अपनी एक्सपर्टीज़ को भी इंडिया के साथ शेयर करने को तैयार है इन अपग्रेड्स पैकेजेस को बनाने के लिए, जो कि हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम को भी सपोर्ट कर पाएंगे। तो जो सबसे बड़ा इशू था ग्रिपिन फाइटर के साथ वो ये था कि यहाँ पर जो इंजन इस्तेमाल हो रहा है ये अमेरिकन है और ये जनरल इलेक्ट्रिक के F414 का ही एक वेरिएंट है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये इंजन हम इंडिया में 80% TOT के साथ बनाने वाले हैं, तो ये इनडायरेक्टली ग्रिपिन ई को सपोर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से अगर हम ग्रिपिन ई को लेकर नेगोशिएशन करते हैं तो वहाँ पर हम प्राइस कम रख सकते हैं। वैसे ही ये एयरक्राफ्ट अपने कॉम्पिटिशन से कम प्राइस करता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पर यहाँ पर खाली एक प्राइस फैक्टर नहीं है, जो मेन एवियोनिक्स ग्रिपिन में लगते हैं जैसे कि AES से रडार हो गया, IRST सेंसर हो गया, ये लियोनार्डो ग्रुप द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी स्वीडन द्वारा या फिर साब द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लोकल प्रोडक्शन वो डेफिनेटली इंश्योर करवा सकते हैं, पर क्योंकि वो टेक्नोलॉजी होल्ड नहीं कर सकते तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वहाँ पर नहीं हो सकता। ये बात और है कि वो लियोनार्डो ग्रुप को भी इस पूरी डील में लेकर आए और वहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर सपोर्ट की बात हो। खैर, बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ऐसे इशू हैं, तो ये खाली साब के लिए ही नहीं है। दूसरा पॉइंट जो ग्रिपिन के अगेंस्ट में जाता है वो ये जाता है कि ये तिरस मार्क 2 की सिमिलर कैटेगरी में आ जाएगा, जिसकी वजह से इन प्लेटफॉर्म्स को लेने का कोई सेंस नहीं है। खैर, फ़र्क यहाँ पर कैटेगरी का नहीं है, बात यह है कि हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स इंपोर्ट ही कर रहे हैं 114, चाहे हम स्वीडन से ले चाहे हम कहीं और से ले। मैटर यहाँ पर यह करता है कि कौन हमें कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रॉपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ प्रोवाइड करा सकता है और किस प्लेटफॉर्म को हम ज़्यादा इंडिजनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रिपिन को डेफिनेटली एक एज है। साथ में साब द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि वो 25 एयरक्राफ्ट पर ईयर के प्रोडक्शन रेट के हिसाब से इंडिया को ये प्लेटफॉर्म डिलीवर भी कर सकते हैं। तो हमारी जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वो उनको एड्रेस करने को भी तैयार है। टेक्नोलॉजिकली भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं रफाल और यूरोफाइटर टाइफून से। साथ ही यहाँ पर आपको वेपन वर्सेटैलिटी भी मिल जाएगी और ग्रिपिन ई का जो एक्विजिशन कॉस्ट है और ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो एक्चुअली कॉम्पिटिशन के कंपैरिजन में कम है।
करीबन $85 मिलियन पर पीस ग्रिपेन कॉस्ट करता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप रफाल के पर यूनिट प्राइस को देखेंगे तो ये $115 मिलियन पर यूनिट पड़ता है। यहाँ तक कि साफ द्वारा ये तक क्लेम किया जाता है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ग्रिपेन का ये खाली $4,000 पर फ्लाइट आवर का है। इसके कंपैरिजन में रफाल का ऑलमोस्ट $10,000 पर फ्लाइट आवर एक्स्ट्रा है, यानी कि $14,000 पर फ्लाइट आवर पड़ता है। तो चीज़ों को हम कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रिपेन एक काफ़ी आइडियल ऑप्शन लगता है। इवन कैपेबिलिटी भी काफ़ी डिसेंट है। तो करंट सिचुएशन को देखते हुए ये एक आइडियल ऑप्शन नज़र आता है और कंसीडर किया जा सकता है। क्योंकि तेजस Mark II को हमारा कमिटमेंट पहले से ही एग्जिस्ट करता है तो ये उस प्रोग्राम को अफेक्ट नहीं करेगा और ओवरऑल ये एक ज़्यादा बेटर डील रहेगी अगर प्राइस एक इशू है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।